हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो फेमस कथक नृत्य है उसके बारे में, और जो भी घराने हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित और जितनी भी नाट्य कला हैं तो उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, कंटेंट आपको बहुत ही शानदार लगने वाला है। तो यदि आप लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी ट्रिपल एस का कोई भी एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, आरओ और यूपी पीसीएस और अदर वनडे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको प्रीवियस ईयर का इस वीडियो में पूरा निचोड़ देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कथक नृत्य के बारे में। तो संपूर्ण परीक्षा उपयोगी आपके लिए नोट्स होने वाले हैं। बहुत ही मेहनत के साथ ये नोट्स बनाए गए हैं, तो लुफ्त उठाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें बुनियादी ढांचे और नॉर्मल परिचय को जान लेते हैं। तो नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कथक शब्द की उत्पत्ति जो है वो कथा शब्द से हुई है। इसका जो मूल मंत्र है वो है कथा कहे सो कथक कहावे, यानी जो कहानी सुनाता है वही कथक है। ठीक है। और आगे बात करते हैं मूल स्थान। तो यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन नाम और संबंध जाति। इसमें प्राचीन काल में इसे जो है कुशीलव या कथक जाति के लोग मंदिरों में कथा सुनाते समय करते थे। मध्यकाल में इसे नटवरी नाम भी से भी जाना जाता था। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वाली चीज़ कि कुशीलव और कथक जाति के लोग इसको मेनली करते थे। धार्मिक संबंध की बात करते हैं तो यह नृत्य मुख्य रूप से राधा कृष्ण जो हैं उनकी रासलीला और भक्ति आंदोलन से गहराई से जुड़ा है। तो मुख्य विषय पर आपको फोकस रखना है। तो राधा कृष्ण की जो रासलीला है और जो भक्ति आंदोलन है उससे ये जुड़ा हुआ है। एग्जाम के लिए देख लेते हैं। तो नटवरी नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। तो नटवरी नृत्य का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये यूपीडब्ल्यूएस जूनियर असिस्टेंट और लोअर पीसीएस में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कथक के प्रमुख घराने। इनसे भी अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो घराना विशेषता की बात करते हैं और उनके प्रमुख बिंदु और कलाकार, इन सब की चर्चा हमने इसमें करनी है। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले आता है लखनऊ घराना। तो इसे पूरब घराना भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है कि पूरब घराना के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसमें जो नज़ाकत, भाव, श्रृंगार, रस की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। तो अवध का नवाब जो था वाजिद अली शाह के समय में ये इसका स्वर्ण काल था, यानी कि जो अवध के नवाब हुआ करते थे तो उनके समय पे ही सबसे चरम उत्कर्ष पर अपना पहुंच चुका था, तो इसलिए इसको स्वर्णकाल कहा गया। और बिंदु जी महाराज, कालका प्रसाद, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज जी इनसे जुड़े हुए हैं। और ये जो है घराने से अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं जयपुर घराना। तो इसे पश्चिम अंग भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो पश्चिम अंग किसे कहा जाता है, जयपुर घराने को कहा जाता है। यहाँ पर वीर रस और पैरों की तेज चाल जिसको तत्कार बोलते हैं और कठिन चक्रों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह भानुजी महाराज द्वारा शुरू किया गया था, इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो भानुजी महाराज के द्वारा ये शुरू किया गया। भानुजी, जानकी प्रसाद और हरि प्रसाद, ये इनके फेमस घराने हैं। तो आप मतलब नाम भी देख सकते हैं कि इस घराने से कौन कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस घराना, इंपॉर्टेंट है। तो ये आध्यात्मिक भाव और नटवरी नृत्य की शुद्धता दिखाती है। तो आध्यात्मिक भाव और नटवरी नृत्य की शुद्धता इसमें आती है। पैरों के काम और चक्रों पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सितारा देवी, शिवनंदन मिश्र, गोपाल मिश्र जो है यहाँ पर फेमस व्यक्ति यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है। और सितारा देवी का संबंध सीधा पूछा जाता है कि किस घराने से है, तो आपको याद रखना है ये बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक है रायगढ़ घराना। तो ये छत्तीसगढ़ के जो राजा हुआ करते थे चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था। इसमें कथक के साथ जो है तबला और पखावज के बोलों का अनूठा संगम यहाँ देखने को मिलता है। और राजा चक्रधर सिंह के दरबारी कलाकार ये थे, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं कथक नृत्य के अंग और चरण। तो इनके जितने भी अंग और चरण बनते हैं उनसे भी जो है अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आनंद या थाट की। तो ये नृत्य की शुरुआत का चरण है। तो स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग का कौन सा चरण है, तो आनंद या थाट आपको याद रखना है। यह नृत्य एक सुंदर मुद्रा में यहाँ पर खड़ा होता है और यह धीमी गति से अपनी लय शुरू कर देता है, यानी कि सबसे पहले पोजीशन लेनी होती है ना, तो वही ये चीज़ करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आमद की। तो कथक के रंगमंच पर कलाकार का औपचारिक प्रवेश आमद कहलाता है, यानी कि जब वो औपचारिक रूप से उसमें प्रवेश स्टार्टिंग कर देता है तो उसको आमद कहा जाता है। ये फारसी शब्द है। तोड़ा, टुकड़ा और परण, अब इनका मतलब क्या होता है, तो सभी एक ही हैं। तो इसमें तबले या पखावज के बोलों के साथ पैरों की तेज गति और चक्कर शामिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तत्कार की। तो ये कथक की सबसे बुनियादी और मुख्य विशेषता है। तो ये जब से बुनियादी विशेषता है, पैरों के तलवों द्वारा फर्श पर दी जाने वाली जो थाप है उसको ही हम तत्कार कहते हैं।
ता थे थे तथ के बोल इसमें चलते हैं। ठीक है, तो ये तत्कार हो जाएगा। आगे बात करते हैं पंडित। तो इसमें नृत्य करते समय बोलों को मुंह से बोलना पंडित कहलाता है। यानी कि जब हम नृत्य करते हैं और साथ में जो बोल है, नृत्य करने वाला जब नर्तक बोल से भी अपने मुंह से भी आवाज़ निकालता है तो उसे पंडित कहते हैं। तो तत्कार किस शास्त्रीय नृत्य का मुख्य तत्व है, एग्जाम में पूछा गया है। और आमद और थाट का संबंध किससे है, तो कथक से ही संबंधित है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल काल और नवाबों का योगदान। तो कथक घराने से संबंधित जो मुगलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो मुगल काल में बदलाव को देख लेते हैं। तो मुगल काल में नृत्य मंदिरों से निकलकर शाही दरबारों में पहुंच गया। पहले स्टार्टिंग में मंदिरों में होता था, लेकिन अभी जो है ये मुगलों के शाही दरबारों में पहुंच चुका था। इसमें ध्रुपद के साथ साथ ठुमरी, गजल और दादरा का समावेश हुआ और वेशभूषा में भी बदलाव हुआ। अनारकली सूट, अंगरखा का चलन इसमें बढ़ चुका था। आगे बात करते हैं नवाब वाजिद अली शाह का इसमें क्या योगदान रहा है। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को सबसे बड़ा संरक्षण यहाँ पर दिया है और इन्होंने खुद अख्तरपिया उपनाम से जो है कथक की ठुमरियाँ लिखते थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा। तो अख्तरपिया का संबंध किससे है, नवाब वाजिद अली से है और उन्होंने लखनऊ में जो है परी खाना की स्थापना भी की थी। और किस नवाब ने कथक को संरक्षण दिया और अख्तरपिया नाम से रचनाएं लिखी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख कलाकार और उनके पुरस्कार से। तो नाम आता है कथक घराने से पंडित बिरजू महाराज। कथक के सबसे प्रसिद्ध स्तंभ लखनऊ घराने से इनका संबंध है। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और इनका निधन जनवरी 2022 में हुआ है और जिसने इन पर सवाल लगातार बन रहे हैं। ठीक है, तो बिरजू जो महाराज हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये कथक घराने से संबंधित है। सितारा देवी की बात करें तो इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दी थी और ये बनारस घराने से संबंधित है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा बनारस घराना इनका। नेक्स्ट बात करते हैं लच्छू महाराज और शंभू महाराज लखनऊ घराना की प्रसिद्ध आचार्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना, क्योंकि मैच में भी आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथक से संबंधित नहीं है। शोभना नारायण की बात करते हैं तो कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना और आईएएस अधिकारी भी रही हैं, इन्हें पद्मश्री मिला है। अन्य नाम की बात करते हैं, इसमें आ जाता है दमयंती जोशी, सरस्वती सेन और मालविका सरकार और प्रेरणा जो श्रीमाली है वो उनसे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको देख लेना है कथक नृत्य से संबंधित है और ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश कथक संस्थान की। तो स्थापना की बात करते हैं, जैसे कि 1988 से 89 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्कृति विभाग है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिएगा और स्टार मार्क करना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कथक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 88 से 89 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये एक स्वायत्त शासी संस्थान है और इसका मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है तो लखनऊ में ये स्थापित है। उद्देश्य क्या है, कथक नृत्य के संरक्षण, शोध और प्रचार के लिए है। नंबर पॉइंट 2 पर आते हैं, इसमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जितनी भी नाट्य कला है संपूर्ण के हम नोट्स की यहाँ पर PYQ बेस्ड है। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले नाट्य कला में नौटंकी आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नौटंकी किस नाट्य कला से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह यूपी का सबसे लोकप्रिय और सर्वप्रमुख लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत हाथरस और कानपुरी से हुई है। तो यानी कि इसकी 2 शैली आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखना, हाथरसी और कानपुरी। मुख्य शैली और घराने की बात करते हैं तो इसकी 2 मुख्य शैली है। एक तो हाथरसी शैली में आ जाती है जिसमें संवाद, दोहा और चौपाई के रूप में गाए जाते हैं और यह भक्ति और शास्त्रीय पर ज़्यादा जोर देता है। इसके प्रवर्तक इंद्रमन थे। कानपुर शैली की बात करें तो इसमें मनोरंजन, फिल्मी धुनी और हास्य व्यंग्य यानी कि हंसी मजाक चलता रहता है और उसके प्रवर्तक जो है श्री कृष्ण पहलवान थे। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो नौटंकी का जो मुख्य आकर्षण है वो नगाड़ा है। तो उसमें जो है नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और डफली भी इसमें प्रयोग होती है। नगाड़ा की थाप पर जो है पूरा नाटक चलता है। आगे बात करते हैं विषय वस्तु की, तो अमर सिंह राठौर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, लैला मजनू और सवारण जो विषय वस्तु की बात करते हैं, इसमें अमर सिंह राठौर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, लैला मजनू और श्रवण कुमार जैसी पौराणिक या ऐतिहासिक कहानियां इसमें शामिल की जाती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हाथरस और कानपुरी जो संस्थाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनका संबंध किससे है, तो नाट्य कला से संबंधित है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है, तो नौटंकी जो है वो इसका फेमस उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है। नेक्स्ट बात करते हैं नौटंकी लोक नृत्य किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो उसमें नगाड़ा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, साथ साथ में डफली का भी इसमें प्रयोग किया जाता है और ये सभी एग्जाम जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आगे बात करते हैं रासलीला जो कि एक प्रमुख लोक नाट्य है, ये भी उत्तर प्रदेश का, तो ये ब्रज का गौरव भी कहा जाता है। क्षेत्र की बात करते हैं, मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा और वृंदावन में आयोजित किया जाता है। स्वरूप देख लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है। यह एक संगीतमय नाट्य है
और इसमें नृत्य, संगीत और अभिनय का अद्भुत संगम होता है। विशेषता की बात करते हैं, इसमें गानों में जो पद है, कवित और सवैया का प्रयोग होता है। कथक नृत्य के कई तत्व भी इसमें दिखाई देते हैं। रासलीला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है या नृत्य है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे बात करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म पर जो आधारित है, जीवन पर आधारित नाट्य का स्वरूप या जो रूप है वो कौन सा है? तो रासलीला। आगे बात करते हैं रामलीला, जो कि एक फेमस नाट्य कला है। स्वरूप की बात करते हैं तो भगवान श्री राम के जीवन रामायण पर यह आधारित है और नाट्य का रूपांतरण है, जो कि मुख्य रूप से शारदीय नवरात्रि के समय गाया जाता है। तो शारदीय नवरात्रि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मुख्य स्थल की बात करते हैं, यूँ तो ये पूरी यूपी में गाया जाता है, लेकिन अयोध्या, वाराणसी, रामनगर और प्रयागराज की रामलीला जो है विश्व प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं रामनगर या वाराणसी की रामलीला, तो यह बिना किसी आधुनिक लाउड स्पीकर या कृत्रिम रोशनी के पारंपरिक मसालों की रोशनी में खेली जाती है। यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी घोषित किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा अमूर्त की जो सांस्कृतिक विरासत में शामिल उत्तर प्रदेश की रामलीला कहाँ की सबसे प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। तो रामनगर, वाराणसी की ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बात करते हैं स्वांग। तो स्वरूप की बात करते हैं, यह प्राचीन लोक नाट्य विधा है जो काफ़ी हद तक नौटंकी से मिलती जुलती है और इसमें कलाकार किसी प्रसिद्ध चरित्र का सांग या भेष रचता है, यानी कि इसमें किसी की कॉपी की जाती है। गीत प्रधान देख लेते हैं, तो इसमें संवाद गम और गीत रागनी लोकगीत ज़्यादा होते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, बागपत, सहारनपुर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आगे बात करते हैं स्वांग की, तो किस राज्य की एक पारंपरिक नाट्य कला है और या लोक नाट्य है? तो उत्तर आ जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, हरियाणा सीमाई क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट है, कहीं पर पूछा गया है। आगे बात करते हैं राहुला, ये बुंदेलखंड का नाट्य है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। क्षेत्र पूछते हैं तो ये बुंदेलखंड के पास है। और अवसर की बात करते हैं, इसे मुख्य रूप से शादी ब्याह या बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, हंसने और हंसाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शैली की बात करते हैं, इसमें शिक्षाप्रद लोक कथा और कहावतों को नाटक और हास्य व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो राहुला लोक जो नाट्य है का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश नाट्य कला के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, तो इन्हें आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार मार्क करना, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके नाटक जैसे अंधेरी नगरी, भारत दूरदर्शन आज भी भारतीय थिएटर की रीढ़ है। आगे बात करते हैं बापू गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जो इनका उपनाम है, तो इन्हें हिंदी का पहला नाटक, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना और स्टार भी मार्क करना। तो हिंदी का जो पहला नाटक है वो नहुस लिखा था 1857 में, और जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, और ये भारत तेंदु जी के पिता भी है। तो मैंने हर चीज़ को मेंशन किया है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। आगे बात करते हैं आधुनिक हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एग्जाम में आया था UPPCS प्री 2012 में। तो आंसर हो जाएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस किसके द्वारा लिखा गया था? तो भारत तेंदु जी के पिता के द्वारा, यानी कि गिरिधर दास के द्वारा ये लिखा गया था। तो पॉइंट 3 की बात करते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने में देखने हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है लखनऊ घराना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यह घराना नृत्य, कथक और गायन ठुमरी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको देखना है कि एक कथक और गायन ठुमरी दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अवध के नवाब के काल में इसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। उत्पत्ति और संस्थापक देखते हैं, इसकी शुरुआत जो है उस्ताद मोदू खान ने की थी और बख्शू खान दोनों ने। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना, बख्शू खान को अक्सर एग्जाम में बख्शू खान से क्वेश्चन बनते हैं। और कथक नृत्य की सबसे के संदर्भ में जो है इसकी नींव ईश्वरी प्रसाद जी ने रखी थी। तो कथक नृत्य के संदर्भ में नींव ईश्वरी प्रसाद ने रखी थी। बाकी लखनऊ घराने से संबंधित बख्शू खां को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मुख्य विशेषताएं देखते हैं, तो यह घराना जो है ख्याल, गायन, ठुमरी, गज़ल और कथक के लिए जाना जाता है। यहाँ नज़ाकत और भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वाजिद अली शाह का योगदान देखते हैं, तो अवध के नवाब जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्होंने इसे चरम पर पहुंचाया और वे खुद अख्तर पिया उपनाम से ठुमरी गाया करते थे। तो अख्तर पिया नाम उपनाम आपको याद रखना है। इसमें प्रमुख कलाकार की बात करते हैं, तो कथक से संबंधित जैसे कि पंडित बिरजू महाराज जी हैं, लच्छू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, बिंदु जी महाराज हैं। और गायन वादन से देख लेते हैं, तो बेगम अख्तर है जिसको गज़ल ठुमरी कहा जाता है, और उस्ताद वाजिद अली जो हुसैन खां हैं उनको जाना जाता है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। नवाब वाजिद अली शाह के किस घराने को आश्रय दिया? तो लखनऊ घराने को उन्होंने आश्रय दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंडित बिरजू महाराज और शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इनका लखनऊ घराने से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गज़ल क्वीन बेगम अख्तर किस घराने से संबंधित है? तो उनका संबंध भी लखनऊ घराने से है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं किराना घराना की, जो कि मुजफ्फरनगर से संबंधित है। तो यह घराना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले, जो कि कैराना के आसपास पड़ता है, नामक कस्बे से जुड़ा हुआ है, और यह हिंदू शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रभावशाली घरानों में से एक है।
उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसके वास्तविक संस्थापक जो हैं उस्ताद अब्दुल करीम खां हैं। तो इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखना है करीम खां का, और अब्दुल वाहिद खां माने जाते हैं। मुख्य विशेषता यह घराना ख्याल गायन और रागों की शुद्धता विशेष रूप से आलाप के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो इसमें भीमसेन जोशी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना और स्टार भी मार्क करना। अक्सर भीमसेन जोशी का नाम आप एग्जाम में जरूर देखोगे। तो इन्हें 2008 में भारत रत्न भी मिला है। और दूसरा नाम है गंगूबाई हंगल, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोशन आरा बेगम और हीरा बाई बड़ोदर, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। तो किराना घराने के मूल संस्थापक कौन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो करीम खान के संस्थापक हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जो जोशी हैं किस घराने से संबंधित है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क करके रखना। आगे बात करते हैं बनारस घराना की। तो यह घराना गायन, वादन, तबला, शहनाई और कथक तीनों विधाओं के लिए अद्भुत ये संगम है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो पंडित रामनारायण मिश्र और शिव नारायण मिश्र को इसका श्रेय जाता है। तबला वादन में पंडित रामसाई ने इसकी शुरुआत की थी। मुख्य विशेषता देखते हैं इसमें ठुमरी, टप्पा, गजल, भजन और ख्याल शैली का अद्भुत यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। इसे अखाड़ा परंपरा भी कहा जाता है। यहाँ अभ्यास पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। प्रमुख कलाकार यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएंगे ये वाला क्वेश्चन। तो शहनाई वादन की बात करते हैं तो इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करना। इनको भारत रत्न प्राप्त करता ये हैं। हालांकि इनका जन्म बिहार में हुआ था पर इनकी कर्मभूमि बनारस में रही है। तो बिस्मिल्लाह खां को आपको मोस्ट तौर से याद रखना है। शहनाई वादन से इनका संबंध है। गायन से देखते हैं तो गिरजा देवी जिसे ठुमरी की रानी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है, गिरजा देवी को कहा जाता है। और रसूलन जो बाई है, सिद्धेश्वरी देवी, पंडित राजन साजन मिश्रा, ये सभी बनारस घराने से संबंधित हैं। तबला वादन में देख लेते हैं तो पंडित किशन महाराज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक तो इनका कला का क्षेत्र याद रखना है, तबला वादन से संबंधित है और घराना इनका है बनारस। और पंडित समता प्रसाद गुदई महाराज और अनोखे लाल मिश्र जो हैं ये सभी के सभी बनारस घराने से संबंधित हैं। कथक की बात करते हैं तो सितारा देवी जो जानकी प्रसाद शैली है उससे संबंधित है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से, कई बार एग्जाम में पूछा गया और हाल ही में जो एक लेखपाल का एग्जाम हुआ है 21 मई को, उसमें भी ये क्वेश्चन बन चुका है। पंडित किशन महाराज और गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं और उनका घराना क्या है, तो ये तबला वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं और बनारस इनका घराना है। आगे बात करते हैं आगरा घराने की। तो इस घराने का जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा और ऐतिहासिक स्थान है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हाजी सुजान खां ने की थी और ये तानसेन के दामाद भी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये लाइन हो जाएगी, हाजी सुजान खां को याद रखना है। और साथ में उस्ताद जो गेगे खुदा बख्श से मानी जाती है और आधुनिक काल में इसे प्रसिद्ध बनाने का श्रेय उस्ताद फयाज खां को जाना जाता है। तो फयाज खां का नाम आपको उसमें याद रखना है। मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो ये घराना ध्रुपद धर्मार और ख्याल जो गायन है उसके मिश्रण के लिए जाना जाता है और इसमें मर्दाना और दमदार आवाज़ में गाने की शैली होती है। उपनाम की बात करते हैं तो उस्ताद फयाज खां जो प्रेम पिया नाम से बंदिश लिखते थे। उस्ताद फयाज खां, सराफत हुसैन खां और स्वामी वल्लभाचार्य और जोहरा बाई आगरा वाली, इनसे इनका संबंध है। उस्ताद फयाज खां किस घराने से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा गया है। और प्रेम पिया उपनाम से कौन बंदिशें रचता था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं तरोली घराना जो कि अलीगढ़ से संबंधित है। तो स्थान क्षेत्र आपको याद रखना है। उत्पत्ति और संस्थापक की बात करें तो अलीगढ़ के पास में तरोली से शुरू हुए इस घराने की स्थापना जो है काले खां और चांद खां ने की थी। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना। अक्सर संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है। यह घराना जयपुर घराने की एक शाखा माना जाता है। जयपुर अतरौली घराना भी इसको कहा जाता है। प्रमुख कलाकार देखते हैं तो मल्लिकार्जुन मंसूर, केसरबाई और किशोरी अमोनकर इसकी प्रमुख कलाकार हैं। तो मल्लिकार्जुन मंसूर और किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। छठे की बात करते हैं जिसमें रामपुर और सहसवाना घराना आता है। तो उत्पत्ति और संस्थापक की बात करते हैं तो इसकी रचना जो है उस्ताद इनायत खां ने की थी। इंपॉर्टेंट है, उस्ताद इनायत खां का आपको नाम याद रखना है। और यह घराना ग्वालियर घराने से काफ़ी प्रभावित है। प्रमुख कलाकार देखते हैं तो उस्ताद रशीद खां, हाल ही में इनका निधन हुआ है इसलिए करंट स्टैटिक दोनों में जरूरी है। और गुलाम मुस्तफ़ा खां से संबंधित है। उस्ताद रशीद खां का संबंध किस घराने से है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध है। आगे बात करते हैं इटावा घराना, इसमें सितार वादन को महत्व दिया जाता है। तो जो इमादत खानी घराना है उसको ये कहा जाता है। और इसके संस्थापक जो है वो उस्ताद इमादत खान थे। मुख्य विशेषता की बात करते हैं घराना विशेष रूप से सितार और सुरबहार वादन के लिए पूरे भारत में मशहूर है। प्रमुख कलाकार की बात करते हैं उस्ताद विलायत खान और सुजात खान हैं। उत्तर प्रदेश इटावा जो घराना है वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, इसमें लखनऊ में स्थित जो प्रमुख संस्थान है जिसके अधिकांश मुख्यालय लखनऊ में ही स्थित हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश
संगीत नाटक अकादमी का। तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, स्टार मार्क करना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था और 1969 में इसका नाम बदला गया। स्थान की बात करें लखनऊ में है और एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये इन एग्ज़ामों में पूछा गया है। आगे बात करते हैं भारत नाट्य अकादमी। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, तो आपको वर्ष सभी के याद करने हैं। और यह हिंदी रंगमंच और नाट्य की पढ़ाई के लिए यूपी की सबसे बड़ी संस्थान है। स्थान ये भी लखनऊ में। एग्जाम में ये इन सभी एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात करते हैं। इसकी स्थापना को आपको विशेषकर देखना है। 88 से लेकर के 89 तक इसकी स्थापना होती है और सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संस्थान है। स्थान ये भी लखनऊ में है। आगे बात करते हैं राज्य ललित कला अकादमी। तो 8 फरवरी 1962 में इसकी स्थापना होती है। चित्रकला और मूर्तिकला को बढ़ावा देता है, तो आपको थोड़ा इनका सब्जेक्ट भी जानना है। स्थान की बात करें तो लखनऊ में ये स्थित है। आगे आता है भातखंडे संगीत संस्थान। तो अब इसको भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय कहा जाता है। इतिहास की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1926 में हुई थी और जो कि मोरिश कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से हुई थी। इंपॉर्टेंट है, तो पहला नाम आपको याद रखना है। और 1966 में इसका नाम बदलकर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के नाम पर रखा गया और 2001 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी और 2022 में इसे पूर्ण राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट होने वाले हैं। आगे बात करते हैं स्थान इसका लखनऊ है और ये एग्जाम में पूछा गया है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की बात करते हैं 1996 में इसकी स्थापना होती है। यूपी की जितनी भी जनजाति और लोक कलाओं के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट संस्थान है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में। तो एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित जो प्रमुख संस्थान हैं, जैसे कि अयोध्या शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 में होती है। इसमें रामायण और अयोध्या की संस्कृति पर शोध के लिए जाता है। स्थान की बात करें तो अयोध्या में स्थान। तो इसमें बात करते हैं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1990 में होती है और स्थान इसका लखनऊ में। तो नाम जैन विद्या है पर संस्थान ये लखनऊ में। ये चीज़ आपको देखना है और एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं भारतीय कला भवन। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। और इसकी स्थापना जो है राय कृष्ण दास द्वारा की गई थी। वर्तमान में BHU परिसर में स्थित एक विशाल चित्रशाला और संग्रहालय है। स्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं हरियोध कला। तो आजमगढ़। प्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की स्मृति में इसकी स्थापना की गई है। तो हरियोध कला केंद्र इसको कहा जाता है और ये सभी एग्जामों में पूछा गया। स्थान आपको देखना है, आजमगढ़ में ही है। उत्तर प्रदेश में जो मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1986 में होती है और ये भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत आने वाले 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है और स्थान इसका जो है प्रयागराज या इलाहाबाद है। इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्थान और वर्ष दोनों चीज़ यहाँ पर देखनी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी अब कंप्लीट हो गया। उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति थी हमने वो लगभग कंप्लीट कर ली है और जितने भी हमने PYQ देखे हैं वो सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मई करंट अफेयर अभी आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर के आप एग्ज़ाम वॉर करके एक चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF आसानी से मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।